Hello guys, welcome back to another very important video session from our YouTube channel Yes Biology. मेरा नाम है धर्मपाल ढाका and this particular video we will talking all about the cell cycle and cell division. Starting from the very basic thing and the most basic thing about the any chapter is definition or introduction about the chapter. First of all, growth and the reproduction of all organisms depends on the cell division and enlargement of cells. यानी जंतुओं की वृद्धि और जनन जो है वो किस पे निर्भर करता है? डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन और enlargement ऑफ सेल यानी कोशिका के आकार में वृद्धि और कोशिका की वृद्धि विकास पे जंतुओं की वृद्धि और जनन किस पे निर्भर करता है? सेल डिवीजन और enlargement ऑफ सेल यानी कोशिका का आकार में वृद्धि होने पे निर्भर करता है वृद्धि और जनन। उसके बाद है व्हाट इज द सेल साइकिल? सेल साइकिल इज द लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच ए सेल सिंथेसाइज डीएनए यानी रेप्लिकेशन की क्रिया, उसके बाद ग्रो एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल साइकिल जो है लाइफ पीरियड ऑफ सेल कोशिका का जीवन काल है जिसके दौरान कोशिका सिंथेसिस करती है किसको? डीएनए को। कौन सी क्रिया द्वारा? रेप्लिकेशन द्वारा। उसके बाद कोशिका अपने आकार में बढ़ोतरी करती है और उसके बाद डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में, तो ये कहलाता है सेल साइकिल। सेल ग्रोथ यानी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज यानी कोशिका द्रव्य में वृद्धि होना होगी जिससे कोशिका का आकार बढ़ेगा, वो कहलाएगी सेल ग्रोथ। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहती है क्या? ग्रोथ। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली एट ए स्पेसिफिक स्टेज, डीएनए का निर्माण या डीएनए का संश्लेषण या डीएनए की प्रतिकृति एक विशिष्ट स्पेसिफिक कोशिका की स्टेज में होता है। ड्यूरिंग ऑफ सेल साइकिल वेरी इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड ईच सेल टाइप। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल यानी कोशिका का जो साइकिल है उसका समय या ड्यूरेशन कितना समय लगेगा कोशिका साइकिल में वो निर्भर करता है और ईच ऑर्गेनिज्म पर और ईच सेल टाइप पर यानी कोशिका के प्रकार पे सेल साइकिल का ड्यूरेशन निर्भर करता है। ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल एग्जाम्पल ह्यूमन सेल इज ऑल अबाउट 24 आवर। मानव शरीर की कोशिका का सेल साइकिल रहता है लगभग 24 घंटे। इन यीस्ट यानी कवकों में इट ओनली अबाउट 90 मिनट्स यानी एक यीस्ट की जो सेल है वो 90 मिनट पश्चात अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है, यानी 90 मिनट पश्चात यीस्ट की कोशिका विभाजित हो जाती है यानी डिवाइड हो जाती है। इन यीस्ट इट इज ओनली अबाउट 90 मिनट्स यानी 90 मिनट पश्चात कोशिका है वो डिवाइड हो जाती है। सेल साइकिल हैज टू बेसिक फेज। सेल साइकिल कोशिका चक्कर में मुख्यतः दो अवस्था रहती है। कौन सी? इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज तैयारी की अवस्था और एम फेज है वो डिवाइड होती है उसमें कोशिका। इंटरफेज में सेल है वो क्या करती है? प्रिपरेशन करती है कोशिका डिवीजन के लिए। कोशिका क्या करती है? प्रिपरेशन। कौन सी स्टेज में? इंटरफेज में। उसके बाद सेकंड आती है एम फेज। एम फेज में विभिन्न प्रकार की फेज पढ़ेंगे हम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सभी। तो इंटरफेज में G1 उसके बाद S उसके बाद G2 ये सभी तीनों हैं वो इंटरफेज में इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद एम फेज आती है। कोशिका का अधिकतर समय तैयारी करने में लग जाता है यानी इंटरफेज में देखो 90 से 95 या 99% बोलें तो समय इंटरफेज में लग जाता है। और उसके बाद आती है एम फेज और एम फेज में कोशिका विभाजित होकर दो डॉटर सेल का निर्माण कर देती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेज जो कि कहलाती है रेस्टिंग फेज या विश्राम की अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है, इसलिए यह कहलाती है इंटरफेज। इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो लगातार एम फेज के बीच का जो फेज है वो कहलाता है इंटरफेज। इट इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। इंटरफेज के दौरान कोशिका वृद्धि और डीएनए का संश्लेषण होता है। इट लास्ट मोर देन 95 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। 95% से अधिक समय किस में लग जाता है? इंटरफेज में। और उसके बाद एम फेज में केवल 5% समय लगता है जिसमें कोशिका विभाजित होती है। तो इट लास्ट मोर देन 95 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का 95% समय इंटरफेज में खर्च हो जाता है। उसके बाद कोशिका विभाजित होती है, एम फेज आती है, उसमें बहुत ही कम समय लगता है। इंटरफेज हैज 3 फेज।
इंटरफेज एज 3 फेज। पहली फेज जो है वो G1 फेज यानी ग्रोथ फेज फर्स्ट, उसके बाद S फेज यानी सिंथेटिक फेज, उसके बाद G2 फेज यानी ग्रोथ फेज सेकंड। तो इंटरफेज को अनदर कितने भागों में बांटा गया या कितनी फेज में आगे डिवाइड किया गया? 3 फेज में। G1 यानी ग्रोथ फेज फर्स्ट, उसके बाद S फेज यानी सिंथेटिक फेज, उसके बाद G2 फेज जो कि ग्रोथ फेज सेकंड कहलाती है। G1 फेज है उसमें क्या होता है देखते, फर्स्ट ग्रोथ फेज है। पहली वृद्धि अवस्था क्या है? G1 फेज। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये इंटरवल किसके बीच का है? उसके G1 के बाद आती है S फेज और वहाँ होता है डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन। और G1 से पहले आती है माइटोटिक फेज या M फेज। तो ये किसके बीच का इंटरवल हो गया? G1 फेज, यानी इससे पहले आती है M फेज और उसके बाद इंटरफेज, उसके बाद सिंथेसिस फेज यानी डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन यहाँ, और यहाँ है M फेज। तो M फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज होता है वो कहलाता है G1 फेज। G1 फेज के दौरान डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। मेन इवेंट्स कौन से G1 फेज के? कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिका की लगातार वृद्धि होती है G1 फेज में। सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, उपापचय रूप से कोशिका बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। कौन सी अवस्था में? वृद्धि प्रावस्था की फर्स्ट फेज में यानी G1 फेज में। प्रिपेयर मैकेनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कोशिका तैयार हो जाती है, क्योंकि इससे आगे वाली S फेज में या सिंथेसिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके लिए G1 फेज में कोशिका क्या हो जाती है? प्रिपेयर हो जाती है। मैकेनिकली क्या होती है? यांत्रिक रूप से कोशिका तैयार हो जाती है। सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन, G1 फेज के दौरान आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रिपेयर हो जाती है कोशिका। मैकेनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है वो तैयार हो जाती है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में या S फेज में डीएनए का होना। रेप्लिकेशन सेल है वो उपापचय रूप से बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। और G1 फेज के दौरान कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिका के लगातार क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद आती है S फेज। G1 के बाद कौन सी फेज? S फेज या सिंथेटिक फेज। इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। S फेज में तो सिंथेसिस बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण यानी सिंथेसिस फेज कहलाती है। टेक प्लेस, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल बट द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। S फेज के दौरान डीएनए क्या हो जाता है? डबल, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता। जो क्रोमोसोम है जैसे सिंगल है क्रोमेटिड था, लेकिन क्या हुआ? रेप्लिकेशन हुआ तो ये यहाँ पे एक और क्रोमेटिड आ गया, लेकिन क्रोमोसोम तो अब भी एक है और पहले भी एक था, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। पहले एक क्रोमेटिड था, अब 2 क्रोमेटिड हो गए, यानी डीएनए की संख्या तो दुगनी हो गई, लेकिन क्रोमोसोम है वो नंबर में अब भी एक ही है। इसका मतलब S फेज के दौरान क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता, डीएनए का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, यानी डीएनए का होता है सिंथेसिस, डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। कौन से फेज में? S फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक में रेप्लिकेशन होता है। किसका? डीएनए का। अरे डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? S फेज में, केंद्रक के अंदर। लेकिन जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड होता है कोशिका ध्रुव में। ध्यान रखेंगे, सेंट्रियोल कहाँ डिवाइड होता है? साइटोप्लाज्म में। डीएनए डिवाइड होता है केंद्रक में। कौन सी फेज में? S फेज में। उसके बाद आती है G2 फेज यानी सेकंड वृद्धि प्रावस्था। S फेज के बाद आती है सेकंड वृद्धि प्रावस्था या G2 फेज। सेकंड ग्रोथ फेज इज कॉल्ड G2 फेज। सेल ग्रोथ कंटिन्यू, कोशिका की वृद्धि लगातार चलती रहती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन वो G1 में भी हुआ था, अब G2 में भी किसका सिंथेसिस होगा? आरएनए और प्रोटीन का। सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस। S फेज के बाद आई G2 फेज और G2 के बाद आएगी M फेज या माइटोटिक फेज, जिसमें कोशिका विभाजित होगी। इसका मतलब G2 फेज में एकदम कोशिका है वो विभाजन के लिए या माइटोसिस के लिए क्या हो जाती है? प्रिपेयर यानी तैयार हो जाती है। उसके बाद माइटोटिक फेज आता है, वहाँ पे हम 4 फेज बनेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये G2 फेज है यानी सेकंड गैप फेज है या सेकंड ग्रोथ फेज। ये सिंथेसिस फेज यानी संश्लेषण प्रावस्था, और ये फर्स्ट फेज वो जो कि कहलाती है G1 फेज यानी वृद्धि की प्रथम प्रावस्था।
उसके बाद एम फेज आती है जिसको माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन यानी माइटोसिस। एम फेज है वो एक्चुअल कोशिका विभाजन को प्रदर्शित करता है। इन ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। मानव की कोशिका है वो माइटोटिक फेज के लिए केवल 1 घंटे का समय लेती है। माइटोटिक फेज में बाकी जो 23 घंटे वो लग जाते हैं इंटरफेज में। मनुष्य की कोशिका 23 घंटे लगाती है, 24 में से 23 घंटे इंटरफेज में लगा देती है और 1 घंटे में क्या करती है, सेल विभाजित होती है। एम फेज इंक्लूड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एम फेज में सबसे पहले होता है केंद्रक का विभाजन, वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और केंद्रक के विभाजन के बाद होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में यानी न्यूक्लियर डिवीजन में 4 फेज होते हैं। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये सभी फेज इंक्लूड रहते हैं कैरियोकाइनेसिस में। केंद्रक द्रव्य विभाजन में ये 4 फेज इंक्लूड रहते हैं। जैसे ही केंद्रक का विभाजन होगा तो ऐसे केंद्रक का विभाजन हो गया, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी और प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक चला जाता है। तो ये होगा साइटोकाइनेसिस जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेगी। कैरियोकाइनेसिस से केंद्रक है वो डबल हो जाता है, यानी केंद्रक एक कोशिका में कितने मिलने लग जाते हैं, 2 केंद्रक, तो वो हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप 2 डॉटर कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद एम फेज या माइटोसिस फेज। एम फेज का मतलब माइटोसिस फेज में जिसमें क्या पढ़ा हमने, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। सम सेल डू नॉट शो डिवीजन, जैसे हार्ट सेल यानी अपने हृदय की कोशिका कभी भी कोशिका विभाजन शो नहीं करती। मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रिप्लेस डैमेज्ड और डेड सेल। अन्य कोशिकाएं जो है, जैसे कोई कोशिका अपनी क्षतिग्रस्त हो गई या मृत हो गई है तब वहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाएं बना के वहाँ पे डैमेज टिश्यू है उसका फॉर्मेशन दोबारा से हो जाता है, वहाँ पे नया टिश्यू आ जाता है। यानी मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रिप्लेस डैमेज्ड और डेड सेल, यानी मृत और क्षतिग्रस्त कोशिका को हटाकर वहाँ पे नई कोशिकाएं आ जाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे अपने हार्ट की कोशिकाएं वो कभी भी विभाजित नहीं होती है। द सेल दैट डू नॉट divide further exit G1 phase and enter in inactive stage called quiescent stage या G0 phase। जब G1 प्रावस्था के दौरान कोशिका में विभाजन रुक जाता है तो कोशिका इनएक्टिव हो जाती है और वो क्यूसेंट स्टेज में चली जाती है जिसको बोलते हैं G0 फेज। ये G1 अपनी अवस्था चल रही थी, इस दौरान क्या हुआ, कुछ कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है तो वो G0 फेज या गैप 0 या गैप नोट फेज में चली जाती है जिसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज जिसमें किसी प्रकार का कोशिका में विभाजन नहीं होता है। सच सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट। इस प्रकार की कोशिकाएं मेटाबॉलिकली यानी उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन प्रोलिफरेट यानी विभाजित नहीं होती। G0 फेज में कोशिकाएं मेटाबॉलिकली यानी उपापचय रूप से तो क्या होती है, एक्टिव, बट वो डिवाइड नहीं होती है, क्यूसेंट स्टेज में चली जाती है, इसलिए वो कहलाती है G0 फेज या G0 फेज। कुछ कोशिकाएं जीवन प्रावस्था के दौरान कौन सी अवस्था में चली जाती है, क्यूसेंट स्टेज। G1 के बाद आती है S फेज जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद G2 फेज जहाँ आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिका प्रिपेयर हो जाती है किसके लिए, माइटोटिक फेज या माइटोसिस के लिए। कौन सी प्रावस्था में, G2 फेज में। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना सेल डिवीजन है 2 टाइप का, माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन सोमेटिक सेल। कई कोशिकाओं में होने वाला विभाजन कहलाता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। इट इज द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का प्रकार जो कौन सी कोशिकाओं में होता है, अकरिंग इन सोमेटिक सेल यानी कई कोशिकाओं में होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यानी बराबर संख्या में, बराबर यानी इसमें विभाजन जो होता है अंगों का, जैसे केंद्रक है वो 2 भागों में बंटेगा। इसे
इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 अगर मात्र कोशिका में, अगर है ना मैटरनल सेल या जो पेरेंटल सेल है उसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो पुत्री कोशिका में भी या डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की क्रोमोसोम का नंबर 46 ही बना रहता है, इसलिए यह कहलाता है इक्वेशनल डिवीजन। एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। पेरेंट और प्रोजेनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है? समान बनी रहती है। माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल। द्विगुणित कोशिकाओं में जनरली कौन सा डिवीजन मिलता है? माइटोसिस। इट आल्सो अकर्स इन हैप्लॉयड सेल ऑफ सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशियल इंसेक्ट। माइटोसिस जनरली किस में मिलता है? द्विगुणित कोशिकाओं में मिलता है। हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस नहीं मिलता है, जनरली किस में मिलता है? डिप्लॉयड सेल में। और सम लोअर प्लांट्स और सम सोशियल इंसेक्ट, लोअर पादपों में भी किस प्रकार का डिवीजन मिलता है? माइटोसिस। इट इन्वॉल्व मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट। इट इन्वॉल्व मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स। रीऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, इट इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट, यानी पुनर्संगठित होते हैं इसमें सभी कोशिका के अंग जो है, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी एक बार है डिसअपियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद वापस रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्संगठित हो जाते हैं जब कोशिका विभाजित होती है टेलोफेज स्टेज में। तो इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिलता है ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट। तो इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होता है या मियोसिस? तो इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस। और जनरली किस प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है? डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने को मिलता है अपने को। कौन सी कोशिका में? डिप्लॉयड या द्विगुणित कोशिकाओं में। और यह जेनेटिक सेल में मिलता है या सोमेटिक सेल में? यह मिलता है कायिक कोशिका में होने वाला डिवीजन कहलाता है माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन है, वो बराबर संख्या में गुणसूत्र है, वो मात्र कोशिका में जितने होते हैं उतने ही डॉटर सेल में मिलते हैं, उतने प्रोजेनी सेल्स में मिलते हैं। और जनरली किस प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है? डिप्लॉयड सेल्स में मिलता है। हैप्लॉयड सेल्स में अपवाद स्वरूप लोअर प्लांट और सम इंसेक्ट में सामाजिक कीट जो है जैसे हनी बी है, उनमें कौन सा डिवीजन मिल सकता है? माइटोसिस मिल सकता है। और इसके ये कौन सी अवस्था के बाद आता है माइटोसिस? ये आता है G1S G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज आती है। G0 स्टेज जो थी वो थी क्यूसेंट स्टेज, यानी जब कुछ कोशिकाएं G1 स्टेज में विभाजित नहीं होती है तो वो क्यूसेंट स्टेज में या G0 स्टेज में चली जाती है, शांत अवस्था में, जहाँ पे कोशिका मेटाबॉलिकली रूप से तो एक्टिव रहती है लेकिन वो विभाजित नहीं होती है। M फेज यानी माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज। और डैमेज्ड कोशिकाएं अपने शरीर में कहीं भी अगर कोई चोट लग गई या टिश्यू डैमेज हो गया तो वहाँ पे माइटोसिस होता है, न कि मियोसिस। और एम फेज में हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस में कोशिकाएं वो विभाजित होकर दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये चार प्रावस्थाएं होती है, जिसके फलस्वरूप केंद्रक का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो कि द्वितीय वृद्धि प्रावस्था है, सेकंड ग्रोथ फेज है, वो कहलाती है G2 फेज। उसके बाद S फेज थी जो कहलाएगी जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस फेज कहलाती है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है इस फेज के दौरान। G1 फेज में वे वापस आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर कोशिका तैयार होती है क्योंकि इसके बाद होना है डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज है वो माइटोटिक फेज और S फेज के बीच का प्रावस्था है। इंटरफेज में G1, S और G2 3 फेज हो गए। और 95% समय लग जाता है इंटरफेज में और 5% समय लगता है M फेज में। तो ये अपना चैप्टर हो गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। आगे नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।